नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं देश देशांतर। मैं हूं कवीन सचान। नेपाल और चीन ने एक रेल नेटवर्क के निर्माण समेत 14 समझौतों पर दस्तखत किए हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली 5 दिन की चीन यात्रा पर हैं। समझौतों में प्रमुख तौर पर कथित रेल संपर्क है जो तिब्बत और नेपाल को सीधे जोड़ेगा। इससे सीधे तौर पर नेपाल को आवागमन और व्यापारिक लिहाज से फायदा होने का दावा किया जा रहा है। नेपाल और चीन ने 2.24 अरब डॉलर यानी 152 अरब रुपए के समझौतों पर दस्तखत किए हैं, जो नेपाल और चीन के बीच अब तक का सबसे बड़ा समझौता बताया जाता है। समझौते के मुख्य क्षेत्रों में तिब्बत के लहासा से नेपाल के काठमांडू तक रेल लाइन बिछाने के साथ ऊर्जा, जल संसाधन, जल विद्युत परियोजनाओं, सीमेंट फैक्ट्री, फल और कृषि जैसे क्षेत्र शामिल हैं। समझेंगे कि चीन और नेपाल के बीच जो समझौते हुए हैं उनका मकसद और उनका लाभ नेपाल के नजरिए से कितना है। दूसरा, इस दोस्ती के पीछे वजह क्या है, ये दोस्ती पहले से कारगर हो रही है, क्या उसका असर भारत के सामरिक या फिर व्यापारिक हितों पर कहीं कुछ पड़ सकता है। हमारे साथ प्रोफेसर एस डी मुनि हैं, विदेश मामलों के जानकार और नेपाल पर खास पकड़ रखते हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। हमारे साथ प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी हैं जो महानिदेशक हैं रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर डेवलपिंग कंट्रीज। सर स्वागत है। विवेक काटजू साहब हमारे साथ हैं, पूर्व राजदूत, स्वागत है सर आपका। और परशुराम काफले साहब हमारे साथ, चीफ रिपोर्टर, नया पत्रकार नेपाल के हैं, काठमांडू से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आपका भी स्वागत है। शुरुआत में करना चाहूँगा मुनि सर आपसे कि जिस तरीके से शुरुआत जब ओली साहब आए थे तब से ऐसा लग रहा था कि चीन की तरफ नेपाल का झुकाव कहीं ज़्यादा होगा, लेकिन ये जो समझौता हुआ जिसे कहा जा रहा है कि अब तक का सबसे बड़ा समझौता है, इसके का क्या मायने हैं नेपाल के नज़रिए से? अगर सबसे पहले मैं समझूँ उसकी ज़रूरतें क्या हैं। देखिए, दो बातें ध्यान में रखना पड़ेगा। पहली बात तो ये जो मैं पहले भी कहीं कह चुका हूँ कि एक तरफ जो नेपाल का रुझान था कि हम चीन को बुलाएं, उसमें जो बात जुड़ गई है वो चीन का रुझान ही नहीं, ऑलमोस्ट कमिटमेंट है, डेडिकेशन है कि हमें साउथ एशिया में जाना है। तो ये जो आप परिवर्तन देख रहे हैं चीन और दक्षिण एशिया के संबंधों में, उसका एक सबसे बड़ा ड्राइवर, पुश करने वाला फैक्टर वो ये है कि चीन साउथ एशिया में भारत के आसपास आके जम जाना चाहता है। इसलिए नेपाल कितना चाहता है चीन को लाना नहीं लाना वो एक बात है, सबसे बड़ी बात यह है कि चीन आना चाहता है अगर नेपाल नहीं भी आए। और ये इन सब एग्रीमेंट्स में, चाहे उसको आप BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंतर्गत देख लें, चाहे जनरल देख लें, मैं समझता हूँ सामरिक दृष्टिकोण से चीन अपने पांव अच्छी तरह से दक्षिण एशिया में जमाना चाहता है, जैसे वो एशिया के दूसरे क्षेत्रों में जमाना चाहता है। दूसरी बात यह कि अगर आप इस जॉइंट कम्युनिके को बहुत गौर से देखें तो उसमें आर्थिक दृष्टिकोण से नेपाल और चीन में पकड़ को बढ़ाने की कोशिश की गई है। आपने ट्रांसपोर्टेशन लिंक्स का कहा, जो कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम है, उसके अलावा एनर्जी का सेक्टर है, उसके अलावा ट्रेड का सेक्टर है, और एक सेक्टर जो आपने नहीं मेंशन किया वो सिक्योरिटी और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी है। जिसका माने होगा कि इंटेलिजेंस सर्विसेज जो वहाँ की है, पुलिस सर्विसेज जो वहाँ की है, सिक्योरिटी ट्रेनिंग भी वो देंगे, वो भी आपस में जुड़ेगी। तो एक तरह से समग्र रूप से, और चुपके से चीन हमेशा कहता है कि हम आपकी सार्वभौमिकता को, आपके राष्ट्रवाद को एक हवा देने की कोशिश की गई है कि हम आपको स्वतंत्र और स्वाधीन बनाना चाहते हैं, जितने आप हैं उससे भी ज़्यादा। तो उसका भी भारत के ऊपर, भारत को सोचना पड़ेगा कि क्या होगा। तो इस तरह से इसको एक व्यापक रूप से मैं समझता हूँ इस कदम को देखना चाहिए। विवेक सर, जो बात मुनि साहब कह रहे हैं, अब सवाल यह है कि असल में चीन की ज़रूरत या फिर उसकी मंशा ज़रूर दिखती है, लेकिन नेपाल चीन की ट्रेन पर, चीन की रेल पर सफ़र क्यों करना चाहता है? देखिए, नेपाल हमेशा से चाहता है कि भारत का लाभ उठाए, लेकिन भारत के साथ साथ वो किसी तरह लाभ के साथ साथ भारत को बैलेंस भी करे। ये जो कदम अब उठा रहा है नेपाल चीन के साथ, ये उसी बैलेंसिंग फैक्टर का एक अंग है। मुझे व्यक्तिगत रूप से इसमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन हमें जो
नेपाल को बताना चाहिए वो ये कि कुछ लाल रेखाएं, वो लाल रेखाएं भारत के सामरिक हित से संबंधित हैं। और अगर हमें कभी भी लगा कि हमारे सामरिक हितों पर असर पड़ेगा चीन नेपाल के संबंधों का, तो ये स्वाभाविक होगा कि हम अपने सामरिक हितों की सुरक्षा करेंगे। नेपाल का नेतृत्व बहुत एक कुशल नेतृत्व है, होशियार है, वो दुनिया जानते हैं। और अगर हम इस तरह करें, मैसेज दें, तो वो समझ जाएंगे। नेपाल स्वाधीन है, नेपाल स्वतंत्र है, वो अपने हितों को खुद जानता है और हमें उनके जो भी निर्णय है उसकी कदर करनी चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ हम अपने हितों का त्याग नहीं कर सकते। ओके सर। सचिन साहब, जिन सेक्टर्स में समझौते हुए हैं, क्योंकि नेपाल के जो बयान आए नेपाल के मीडिया में या फिर आधिकारिक तौर पर, उन्होंने कहा कि नेपाल की ज़रूरतें इन सेक्टर्स में ऐसी थी कि वो पूरी नहीं हो पा रही थी और इसीलिए हमने चीन की तरफ हाथ बढ़ाया है। लेकिन आंकड़े इशारा करते हैं, और आप शायद इसकी तस्दीक करेंगे, कि इन सेक्टर्स में अब तक भारत का एक बड़ा रोल रहा है और पूरी तरीके से मदद हुई है। इसके बावजूद इन सेक्टर्स में चीन की कंपनियों का या चीनी निवेश का आना क्या इशारा है? देखिए, दो चीज़ें हैं, और पहले प्रोफेसर मुनी ने और फिर काजू साहब ने उसको दोहराया है। हमें ये जानना उचित होगा कि नेपाल के साथ जो हमारे संबंध हैं वो आर्थिक क्षेत्र में हैं, व्यक्ति से व्यक्ति, पीपल टू पीपल कांटेक्ट हैं, उसके सामरिक महत्व भी हैं और उसके व्यापारिक महत्व भी हैं। जब चाइना का वहाँ आना हो रहा है तो कुछ नेपाल की उसमें रजामंदी है और कुछ ज़बरदस्ती भी हो सकती है। हम सारी बात में नहीं कह सकते कि नेपाल भी वैसा ही चाहता है। जैसा कि चाइना ने, मेरा ख्याल है 1 महीने पहले एक स्टेटमेंट दिया था कि इन्वेस्टमेंट के दृष्टि से नेपाल और चाइना के बीच में अभी कुछ सारी रजामंदियाँ नहीं हुई हैं। और वो अभी जो जॉइंट डिक्लेरेशन है या जो मीडिया की कुछ खबरें आई हैं उसमें भी वो क्लैरिटी नहीं है। तो इन्वेस्टमेंट के मायने क्या हैं, और वो अगर इन्वेस्टमेंट करके वहाँ प्रोडक्शन करते हैं तो जो नेपाल के गुड्स को भारत में आने की जो स्वतंत्रता है, क्या वो स्वतंत्रता के ऊपर भारत ने, जैसा एम्बेसडर काजू ने सही कहा कि लाल रेखा खींची जानी चाहिए, तो अभी वहाँ के लोगों का यहाँ आगमन, उनके गुड्स का यहाँ आगमन एक तरह से अनरेस्ट्रिक्टेड है। तो भारत और नेपाल के संबंध अगर तीसरे एक्टर के वहाँ आ जाने से और नेपाल को प्रोडक्शन बेस बना करके भारतीय बाजार को अगर केंद्रित किया जाने का प्रयास है, तो हम लोगों को बिना समय गंवाए इस बारे में थोड़ा सा सावध लेनी चाहिए। दूसरा मुद्दा जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि चाइना ने कल ही 2500 नई स्कॉलरशिप श्रीलंका के लिए अनाउंस की। जब चाइना का ये अनाउंसमेंट आया तो पाकिस्तान के जो हाई कमिश्नर श्रीलंका में हैं उन्होंने 50 नई स्कॉलरशिप्स बांटने का ऐलान किया। तो ये जो ह्यूमन कैपेसिटी बिल्डिंग में भारत जो तेज़ी से पिछले कई दशकों से लगा हुआ है, ये एक नया आयाम भी इन दोनों देशों ने पड़ोस के राष्ट्रों में खोलने का प्रयास किया है। श्रीलंका से माजरा और भी आएगा आगे, लेकिन नेपाल के संदर्भ में मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, और वो मेरा दूसरा पॉइंट है, जिसमें हम जो व्यापक जियोपॉलिटिकल कंटेक्स्ट है जिसमें चाइना और नेपाल के संबंधों को देखा जाना चाहिए, वो हमें ज़रूर आंकना चाहिए। और उसके चलते हुए हमने पिछले 5 सालों में नेपाल को किस देश ने कितना असिस्टेंस दिया है ये देखा। 2012 में पहली बार और 13 में पूरे रूप से नेपाल का जो वित्त मंत्रालय है वो एक रिपोर्ट जारी करता है कि किस देश ने कितना असिस्टेंस दिया। हमने वो डॉक्यूमेंट निकाल करके उसका आकलन किया। जो हमारा टेबल दिखाता है उससे ये बात बिल्कुल सामने निकल करके आती है कि चाइना पिछले 4 सालों से लगातार 2.5 से 4 बिलियन डॉलर के बीच में नेपाल को असिस्टेंस दे रहा है, और ये आंकड़े खुद नेपाल के वित्त मंत्रालय के हैं। तो हम ये देख सकते हैं कि भारत जो पहले
5वें पायदान पे था, वो छठे से 7वें पर गया है। लेकिन क्या हमने इस बारे में अपना कोई हाउस ऑर्डर मैं इस पर भी आऊंगा कि असल में क्या हमने स्पेस चीन को दिया है, हमारी ओर से क्या ऐसी खामियां रही जिसके चलते नेपाल का झुकाव लगातार चीन की तरफ इस समझौते के जरिए अगर समझें तो बढ़ा है। हम लोग करेंगे इस वक्त काठमांडू, परशुराम काफले साहब हमारे साथ हैं। काफले साहब, लेकिन जो एक स्वयंप्रभु राष्ट्र नेपाल है और इसमें किसी को एतराज़ नहीं कि कोई देश अपने हितों के लिहाज से किस देश के साथ किस तरीके के समझौते करता है, लेकिन जिन सेक्टर्स में समझौते किए गए हैं और जो आंकड़े हैं उसमें ऐसा लगता है कि क्या कोई इसके पीछे खास वजह रही, क्योंकि जो अब तक असिस्टेंस भारत की ओर से इन सेक्टर्स में मिलता था वहां पर काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा नेपाल को मिला है। इसके बावजूद नेपाल का चीन के साथ उन सेक्टर्स में चीनी कंपनियों को अपने यहाँ लाने का प्रयास किस नज़रिए से नेपाल में लोग और वहाँ की जनता देखती है? जी, नेपाल और चाइना का बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है, चाहे वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हो, चाहे रेलवे के बारे में हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बारे में हो, वो प्रधानमंत्री केपी ओली जी ने वो पहले से भी उन्हें मतलब बताया था और नेपाल सरकार का एक कंसिस्टेंट एक पॉलिसी था कि वो जो हमारे जो ट्रेड है वो डाइवर्सिफाई करेंगे और हमारे जो भारत की तरफ जो एक डिपेंडेंसी था वो डिपेंडेंसी को भी डाइवर्सिफाई करेंगे और जो नेपाल का जो ट्रांजिट फैसिलिटी प्राप्त करने का जो अधिकार है एक लैंडलॉक कंट्री का हिसाब से, वो भी चाइना से भी वो फायदा लेंगे और इंडिया से भी वो फायदा लेंगे। मतलब ये इसमें कोई ज्यादा जो तरंगित होने वाला नहीं है मेरे हिसाब से। लेकिन सर, जो व्यापारिक आंकड़े हैं चीन और नेपाल के बीच में, काफले साहब, वो इस वित्त वर्ष के पिछले 10 महीने में बताते हैं कि 1,124.57 अरब रुपए का ये अंतर है, जो डिफरेंस है, डेफिसिट है नेपाल के पक्ष में। इससे क्या नहीं लगता कि नेपाल चीन का जो एक सब्ज बाग है उसकी तरफ बढ़ता है, उसकी तरफ खिंचता जा रहा है, जिसके व्यापारिक नुकसान दीर्घकाल में हो सकते हैं? नहीं, पिछले 10 महीना का आंकड़ा ये भी है कि जो हमारे जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का जो कमिटमेंट आ गए हैं विदेशी कंट्री से, उसमें चीन से करीब 90% उसका आ गया है और बाकी करीब 10% है, 10% है। इसका मतलब है कि नेपाल में इन्वेस्टमेंट का जो संभावना है वो चाइनीज कंपनी ने वो उसको ढूंढ रहे हैं और नेपाल एक इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली इन्वायरमेंट वो बन रहे हैं, मतलब वो चाइनीज कंपनी वो आ रहे हैं। तो ये तो स्वाभाविक है कि नेपाल ने जो एक अस्थिरता का एक एरा वो समाप्त करके एक स्थिरता की तरफ और समृद्धि की तरफ जो नेपाल जा रहे हैं और एक जो पॉइंट ऑर्डर का जो मामला है और जो फ्रेंडली इन्वायरमेंट है और जो सारी चीजें वो धीरे धीरे से वो बदल रहे हैं नेपाल सरकार। तो इसका एक परिणाम के रूप से हम इसको मतलब लेना चाहिए। और ये स्वाभाविक है। मैं लड़ूंगा काफी साहब के पास, मुनी साहब, जो कह रहे हैं कि चीन का क्योंकि निवेश काफ़ी ज़्यादा है, 90% तक है, और नेपाल को लग रहा है कि व्यापार है और व्यापार में मुनाफा सबसे पहली सीढ़ी पर है। उस नज़रिए से इसे क्या वाकई नेपाल देख रहा है या फिर नेपाल उस पक्ष को नहीं देख पा रहा है जो कि भविष्य के खतरे के तौर पर लोग इशारा कर रहे हैं? देखिए, मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि चीन के बहुत देशों के साथ में ट्रेड रिलेशंस ऐसे हैं जिसमें बैलेंस चीन के फेवर में, बहुत देशों के साथ, हमारे साथ है और बहुत सारे देशों के साथ में है, क्योंकि चीन की जो इकोनॉमी है वो इतनी डाइवर्सिफाइड है कि वो ज़्यादा चीज़ें बेच पाते हैं और ख़रीदते सिर्फ रॉ मटेरियल। और तो एक इंडिपेंडेंस, डिपेंडेंस की एक ऐसी सूरत है जिसमें चीन हावी रहता है हमेशा से, कोई भी देश हो। नहीं, काफ़ी सारे, मैं हर एक देश की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज़ में ये हालत है। दूसरी बात ये है कि नेपाल चीन के इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने के लिए सबसे ज़्यादा प्रयास भी कर रहा है, भूलिए मत इस बात को। हम लोग इन्वेस्टमेंट कराने के लिए सालों से लगे हुए हैं नेपाल में, ये कहने के लिए कि आप इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन का हमको कोई ना कोई वादा दीजिए,
नेपाल ने कभी कोई देने में समर्थ नहीं हुआ है। जब बाबूराम भट्टराई आए थे तो जो उन्होंने बीपा एक साइन किया था वो वहाँ जाते ही उन लोगों ने कैंसिल कर दिया। जबकि जो BRI का एग्रीमेंट है नेपाल और चीन के बीच में, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, उस एग्रीमेंट में ही लिखा हुआ है कि नेपाल इज कमिटेड टू प्रोटेक्ट द इन्वेस्टमेंट, प्रोटेक्ट एंड एनकरेज द इन्वेस्टमेंट ऑफ द चाइनीज देयर। नाउ तो ये जो और ये मुझे लगता है ये शर्त चीन की तरफ से एक्सट्रैक्ट की गई है कि आप ऐसा नहीं करोगे तो हम ऐसा नहीं कर पाएंगे, इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। वो हम नहीं कर पा रहे हैं। उनके चीन के प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाने के लिए नेपाल जितनी मदद करता है उतनी मदद वो भारत की तो करता ही नहीं है और किसी मुल्क की भी नहीं करता है, जिसमें बहुत सारे मामले आएंगे, जैसे ज़मीन देने का मामला है, टैक्स स्ट्रक्चर्स है, किस तरह की जो कंपनियां आएंगी काम करेंगी, कितनी लेबर वो वहाँ से लाएंगे, कितनी टेक्नोलॉजी वो वहाँ लाए। जो चीन चाहता है उसकी सहूलियत नेपाल उसको देता है, जो भारत चाहेगा उसकी सहूलियत में नेशनलिज्म का बहुत बड़ा मुद्दा आ जाता है। तो एक कहीं ना कहीं ये जो पहला सवाल था आपका, उसमें नेपाल भी ये रुझान नेपाल का जो है वो चीन की तरफ अधिक है, इसको कोई हम लोग नकार नहीं सकते हैं। और उसके वजह होंगी कि शायद हमसे गलतियां हुई है, कई बार हमने अपनी नीतियां ऐसी चलाई है कि नेपाल हमसे उखड़ा हुआ है और हम उसको वापस जीतने की कोशिश करते हैं, लेकिन आधी अधूरी पूरी होती है, फिर नहीं होती है। जो सचिन ने बताया कि बताइए भारत जैसा देश नेपाल में क्यों 8वें नंबर पे सरक गया, जहाँ तक उसकी असिस्टेंस का सवाल है, तो हमने भी ध्यान नहीं दिया है। वहाँ पर बहुत सारे पहलू उसमें जुड़े हुए हैं। काजू सर, दो चीज़ें जो कि PRI की बात हो रही है और रेलवे लाइन की बात है, सड़क यातायात और उसको एक बड़े कनेक्टिविटी की बात हो रही है, सामरिक लिहाज से भारत के नज़रिए से क्या इसमें ऐसा है जो आपको लगता है कि खतरे की घंटी है, जहां पर हमें ज़्यादा अलर्ट या फिर और ज़्यादा कहीं हमें ऑब्जेक्शनबल जो हमारी भारत के नज़रिए से वो हो सकता है? देखिए, चीन अपनी कनेक्टिविटी साउथ एशिया में बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और ये कोशिश वो निरंतर करता रहेगा। ये एक हमारे सामने सामरिक चुनौती तो है, इसका हमें मुकाबला करना पड़ेगा, उपाय ढूंढने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप आर्थिक दृष्टि से देखें तो क्या चीन इस कनेक्टिविटी के जरिए, यानी नेपाल से तिब्बत के जरिए माल जाए चाइनीज मेनलैंड में, क्या ये इकोनॉमिक सेंस बनाता है? इसका कुछ इकोनॉमिक अर्थ या फाइनेंशियल अर्थ हो सकता है, कमर्शियल माने हो सकते हैं। मुझे जरा ये आज के दिन मुश्किल दिखता है। नेपाल को मालूम है कि उसके आर्थिक हित भारत से जुड़े हुए हैं और आपने ये सही है कि हमने कुछ गलतियां हुई होंगी, 70 साल की रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं तो कमियां हो सकती हैं, लेकिन क्या भारत ने नेपाल के हितों को और अपने हितों को जोड़ा नहीं है? क्या ये निरंतर प्रयास भारत की तरफ से नहीं हुआ है? आप खुद देखें, नेपालियों को खुली छूट है, यहां आते जाते हैं, यहां काम करते हैं। ये भारत के लोगों को तो वहां पे ये फैसिलिटी नहीं है कि पूर्ण रूप से आए जाएं, जो करना चाहें करें। इसी तरह नेपाल को एक्सेस भारत के जरिए हमेशा मिला है, हाँ कभी कभी रुका है, लेकिन वैसे तो हमेशा मिला है। और आखिर असल भारत नेपाल के लिए कौन सा मार्केट सबसे इंपॉर्टेंट है? वो भारत का है। तो नेपाल को भी ये समझना चाहिए कि वो चीन के साथ जितना अपने संबंध बढ़ा ले जी, हाँ FDI चीन से आ रही है, ठीक है, आए, वो बनाए, लेकिन अगर भारत के साथ उसने डिस्क्रिमिनेशन करा और भारत की जनता में अगर ये भावना आ गई कि चीन को ज्यादा महत्व दे रहा है, चीन के साथ और भारत के साथ एक असमान व्यवहार हो रहा है, तो इसका भारत नेपाल संबंधों पर बुरा असर पड़ना ही है। और कोई भी डेमोक्रेटिक सरकार हो वो ऐसी जनता की भावना का नजरअंदाज नहीं कर सकती। और इसका असर भारत के नेपाल के हितों पर पड़ेगा। हमारा प्रयत्न होना चाहिए, नेपाल का प्रयत्न होना चाहिए कि भारत नेपाल के हितों को जोड़ के चले। अगर उसमें दरारें पड़ने लगी चीन के चलते तो फिर मुश्किल होगी आगे चल के। काफले साहब,
बहुत संक्षेप में जो काजू साहब कह रहे हैं कि दोनों देशों के बीच जो सांस्कृतिक और मैन टू मैन कॉन्टैक्ट है वो रिश्ते व्यापारिक रिश्तों से कहीं अलग हैं, लेकिन क्या इस व्यापारिक समझौतों की छाया से उनमें कटुता नहीं आ सकती है? कुछ इस तरह के अंदेशे वहां पर भी हैं जैसा कि काजू साहब कह रहे हैं। नहीं, ये संभावना नहीं है, क्योंकि मैंने जो अभी जो बात सुन रहे हैं, ये मेरे ख्याल से ये पुरानी बात है। जो नई बात जो है, आप वुहान समिट का था तो नरेंद्र मोदी जी और चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के बीच में, उसमें एक अंडरस्टैंडिंग हो गया कि वो जो साझा छिमेक है, मैंने जहाँ तक इंफॉर्मेशन मिला है, उन्हें शी जिनपिंग ने हमारे प्रधानमंत्री केपी ओली जी को बहुत खुलकर बताए हैं कि जो साझा जो नेबरहुड है चीन और भारत का, उसमें साझा हित का आधार पर भारत और चीन काम करते हैं, और उसके आधार पर वो नेपाल से भी ढंग से बात करते हैं, और नेबरहुड वो अलग बात करते हैं। रीजन का डेवलपमेंट में वो एक सहयोगी बन के साझा हितों पर इसकी कोई आंच नहीं आने वाली। काफिले साहब, सचिन बहुत संक्षेप में कि जिस तरीके का एनवायरनमेंट होता जा रहा है और जो साउथ एशिया में चीन की दखलंदाजी, नेपाल, श्रीलंका जिसका आपने जिक्र किया, उपाय क्या है? हम किस तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं या फिलहाल बढ़ने की ज़रूरत है? देखिए कविन जी, एक बात तो साफ है, चीन अगर नेपाल में आता है तो जैसा आप अभी हमने सुना कि उसका असर हमारे द्विपक्षीय संबंधों पर पड़ेगा। मेरी चिंता वो नहीं है। मेरी चिंता ये है कि स्वयं नेपाल की आर्थिक व्यवस्था के ऊपर क्या असर पड़ेगा। आज जो हम चिंता देख रहे हैं वो ये है कि अगर चाइना की कंपनियां वहाँ एक्सपोर्ट करती हैं या चाइना की कंपनियां वहाँ प्रोड्यूस करती हैं, तो नेपाल का अपना लाइवलीहुड सिक्योरिटी का क्या होगा, उनके अपने कृषि में, उनके अपने औद्योगिक क्षेत्र में क्या काम होगा, और उसका खामियाजा जो नेपाल के लोगों को भुगतना पड़ेगा। जिस ढंग से अभी हमने सुना कि भारत और नेपाल के द्विपक्षीय संबंधों में दोनों के हित भी जुड़े हुए हैं, लोगों का आपस में संबंध भी जुड़ा हुआ है, और वहाँ जो उत्पादन है उसमें भी हमारा जुड़ाव है। तो इसके चलते नेपाल के अपने औद्योगिक विकास के रास्ते खुले रहे। तो अगर नेपाल इस तरह से संबंधों को आगे बढ़ाएगा जिसमें चाइना उनके मार्केट में प्रोडक्शन, ट्रेड और एक्सपोर्ट तीनों के माध्यम से हावी हो जाएगा, तो नेपाल की अपनी आर्थिक व्यवस्था के बारे में नेपाल को चिंता करनी चाहिए। सर, एक आखिरी कमेंट क्लोजिंग में चाहूँगा कि जिस तरीके के हालात हैं, उपाय, रास्ता नहीं, रास्ता एक तो यही है कि हमें नेपाल को संबंधों को बहुत बना के रखना चाहिए, पहली बात तो ये है। दूसरा, जो विवेक ने कहा, लेकिन बड़े तौर पर हमारी अपनी चीन नीति क्या है हमको नहीं मालूम अभी तक, कि किस तरह से हम चीन का जो उभरता हुआ रूप है दक्षिण एशिया और या सारे एशिया में, उसको हम किस तरह से एड्रेस कर सकते हैं या करना चाहते हैं, उसकी रूपरेखा बनी नहीं है, उस रूपरेखा को बनाना पड़ेगा। और तीसरा, जो हम पहले जो पुरानी आदत है हमारी, वादे करते हैं निभा नहीं पाते हैं, उस बात को छोड़कर ये कोशिश करनी पड़ेगी कि जो जो हम आश्वासन नेपाल को या किसी और पड़ोसी को देते हैं, उस आश्वासन को 100% उसको निभाना पड़ेगा, नहीं तो लोग उखड़ेंगे आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए और समझाने के लिए कि असल में नेपाल और चीन के बीच के करार और उसका भारत पर असर क्या है। और अब बात आप दर्शकों की राय और सुझाव का। ऋषभ देव पांडे एक हमारे दर्शक हैं जिन्होंने हमारे कार्यक्रम 21 जून को रेल पटरी और समय की बर्बादी रेट लतीफ़ी पर हमने किया था, जिस पर लिखा उन्होंने कि रेलवे को गाड़ियों की संख्या बढ़ाने के स्थान पर पटरियों की संख्या और लंबाई बढ़ाने की ओर ध्यान देना होगा। राष्ट्रीय स्तर की पत्र पत्रिकाओं तक पहुंच पाने से वंचित छत्तीसगढ़ के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में मेरे जैसे सिविल सेवा के अभ्यर्थियों के लिए देश देशांतर कार्यक्रम वरदान सिद्ध हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद, ढेरों शुभकामनाएं। हमारे एक और दर्शक हैं वैभव खरे, जो कि जीमेल पर हमें लिखते हैं इसी कार्यक्रम को लेकर कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके देश देशांतर कार्यक्रम से देश में विभिन्न चल रही गतिविधियों की विश्लेषणात्मक जानकारी प्राप्त होती है और रेलवे के विकास के लिए सर्वप्रथम केंद्र और राज्य सरकार का समन्वय होना अति आवश्यक है, जिससे कि भूमि अधिग्रहण जैसी समस्याओं का निदान हो, तो साथ ही रेलवे में आधुनिकता को बढ़ाने की जरूरत भी है। आप दर्शकों का शुक्रिया। आप हमारे कार्यक्रम यूट्यूब पर देख सकते हैं, youtube.com/देश देशांतर पर, और साथ ही साथ आप हमें जीमेल पर अपना फीडबैक, राय, आलोचना भेज सकते हैं dd.rajsabhatv@gmail.com पर। आज फिलहाल इतना ही, नमस्कार।